हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है और पार्ट 4 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है सदिशों का योगफल यानी एडिशन ऑफ वेक्टर। चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको क्लास 9th और क्लास 11th में ले चलते हैं। तो हम लोग क्लास 9th और 11th में पढ़े हुए विस्थापन के बारे में, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, बहुत मजा भी आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी वस्तु या किसी कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, उसी न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। उसी तरह से हम लोग आज सदिश के योगफल में भी देखने वाले हैं। मान लीजिए कोई बिंदु O है, यहां से कोई कण चल के किसी बिंदु A तक जाता है, कोई कण बिंदु O से बिंदु A तक जाता है, तो इस कण के द्वारा तय की गई ये जो दूरी हो रही है इसका कुछ परिमाण होगा और इसकी दिशा भी निश्चित होगी। दैट मीन्स यह OA जो निरूपित कर रहा है एक दिष्ट रेखाखंड है, दिष्ट रेखाखंड है। दैट मीन्स यह आपका एक वेक्टर होगा, तो मैं इसे एक वेक्टर A देता हूं। उसी तरह से यहाँ जो कण A पे आया था, अब वह A बिंदु से किसी दूसरे बिंदु B तक जाता है, किसी दूसरे बिंदु B तक जाता है, तो जाहिर सी बात है इसका भी परिमाण और दिशा होगा और ये जो AB होगा एक आपका दिष्ट रेखाखंड होगा, तो यह भी आपको एक सदिश को निरूपित करेगा, तो मैं इसे वेक्टर B लिख लेता हूं। तो किसी कण द्वारा बिंदु O से A तक जाना, फिर A से B तक जाना, तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट आपका OB हो जाएगा, तो इसकी भी कुछ दिशा होगी और परिमाण होगा। दैट मीन्स यह भी आपका एक दिष्ट रेखाखंड होगा और यह भी आपका एक सदिश कहलाएगा। तो एक्चुअल में यह सदिश OB जो देख रहा है यह OA वेक्टर और OAB वेक्टर के योग के बराबर होगा, यानी कि ये वेक्टर A और प्लस वेक्टर B के बराबर हो जाएगा परिमाण में। ठीक है, तो यही आपका सदिशों का योगफल का त्रिभुज का नियम होगा, योग का त्रिभुज नियम कहलाएगा सदिशों के लिए। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि योग का त्रिभुज नियम, योग का त्रिभुज नियम किसके लिए? सदिश के लिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको परिभाषित करके लिख देते हैं। इसी चीज को लिखेंगे जो मैंने यहाँ आपको चित्र में समझाया था कि यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में एक त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं से निरूपित हो तो उनका योग परिमाण और दिशा में उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से निरूपित होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में एक त्रिभुज के क्रम में ली गई दो भुजाओं को निरूपित करता है, तो यहाँ OA वेक्टर और OB वेक्टर देख रहे हैं ना, ये दो सदिश क्या है? त्रिभुज के एक ही क्रम में ली गई दो भुजाओं को निरूपित कर रहा है। तो इनका योगफल जो होगा, इनका योगफल परिमाण और दिशा में उस त्रिभुज के विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा है ना, विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा ये आपकी OB हो जाएगी, से निरूपित होता है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि वेक्टर OB जो होगा इसके बराबर होगा, तो वेक्टर OA और प्लस वेक्टर AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इसे हम लोग त्रिभुज का योग नियम कहते हैं।
या योग का त्रिभुज नियम कहेंगे सदिशों के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूं, इसका नाम कुछ दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी आपका एक त्रिभुज हो गया। मान लेते हैं कि कोई कण ए बिंदु से बी बिंदु पर आता है, फिर बी टू सी जाता है, तो उसका विस्थापन ए टू सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर हो जाएगा किसके, ए सी वेक्टर के बराबर। समझ में आ गया त्रिभुज का नियम क्या है, योग का त्रिभुज नियम हम लोग समझ गए। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर में मैं ए सी को निगेटिव में कर देता हूं, तो इसका निगेटिव वेक्टर माइनस का सी ए लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर मैं ए सी वेक्टर के निगेटिव वेक्टर की बात करूं तो आपका सी ए इसका निगेटिव वेक्टर होगा, तो इसीलिए मैंने इसमें माइनस लगा दिया ताकि ये निगेटिव वेक्टर और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर आपका यही आ जाएगा। इसको इधर लाते हैं, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस में सी ए वेक्टर बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहां देख सकते हैं कोई बिंदु ए से कोई कण बी पे आता है, फिर बी टू सी जाता है वह कण, और फिर सी से ए आ जाता है। देख लो, ए टू बी गया, बी टू सी गया और फिर सी से ए पे आ गया, तो वापस उसी स्थान पे आ गया। तो यदि किसी कण की या किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान होती है तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो सकता है। तो देख रहे हैं ना, विस्थापन के द्वारा भी इस चीज को हम लोग समझ लिए। समझ रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं योग का समांतर चतुर्भुज नियम, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। चलिए देखते हैं समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। चलिए मैं पहले एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर लेता हूँ और फिर हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। चलिए यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका कुछ नाम दे दिया जाए तो और बेहतर रहेगा, ए बी सी और ये आपका डी। मैं यहाँ पे मान लेता हूं कोई कण बिंदु ए से बिंदु बी पे जाता है। ठीक है, कोई कण बिंदु ए से बी पे जाता है, इसे मैं वेक्टर ए से सूचित कर देता हूं। और कोई कण ए से डी पर जाता है, ठीक है, ए से डी पर जाता है, इसे मैं वेक्टर बी से सूचित कर देता हूं। तो एक्चुअल में ये वेक्टर ए बी और वेक्टर ए डी जो होगा ना, ये दोनों भुजा, दोनों देख रहे हैं ना, ये दोनों कौन सी भुजा है, आसन्न भुजा है। आसन्न भुजाओं में उभयनिष्ठ, इन दोनों में से उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा होगा, इन दोनों भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कौन होगा, ए होगा। तो यहां से जाने वाले विकर्ण के, है ना, विकर्ण सदिश के बराबर होता है इन दोनों का योगफल, यानी कि यह जो होगा वेक्टर ए सी, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं सदिश को निरूपित कर रहे हो, तो उन सदिशों का योगफल जो होगा उन दोनों आसन्न भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण को निरूपित करेगा। ठीक है, इन दोनों का योगफल। समझ गए? तो हम यहां लिख सकते हैं योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है कि यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित हो तो उनका योगफल परिमाण और दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से निरूपित होता है जो दोनों भुजाओं में या दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती है, बिंदु से गुजरती है। चलिए हमने इसको ऐसे क्लियर कर दिया। देख लीजिए, यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, देख लो ए बी और ए डी, ये दोनों सदिश जो है एक आसन्न भुजाओं के, देख रहे हैं ना, ये दोनों आसन्न भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज की, तो उनका योगफल यानी इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो योगफल होगा, यानी वेक्टर ए बी और ए डी का जो योगफल होगा, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए डी का जो योगफल होगा, ठीक है, परिमाण और दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से निरूपित होता है जो दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती है। यह दोनों भुजाएं ए बी और ए डी का उभयनिष्ठ बिंदु ए होगा, इसी से गुजरने वाले विकर्ण से निरूपित है, यानी कि वेक्टर ए सी से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या है, योग का समांतर चतुर्भुज नियम है। अच्छा, इसे हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं, यह वेक्टर ए डी हुआ, तो अगर मैं बात करूं समांतर चतुर्भुज में, तो एडी किसके बराबर होगा, बीसी के बराबर, परिमाण में भी होगा। तो अगर मैं इसकी दिशा यही दिखा देता हूं तो यह वेक्टर बी है, तो ये भी आपका वेक्टर बी ही कहलाएगा। तो यहां से हम लोग त्रिभुज का भी नियम पा सकते हैं। यहाँ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वेक्टर ए बी और प्लस में वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी किसके बराबर हो गया, वेक्टर ए सी। तो देखो, तो ये त्रिभुज के नियम को भी दिखा दे रहा है यहाँ पर। अच्छा, अगर यह वेक्टर ए बी है ना, तो इसका परिमाण इस डीसी के बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसकी दिशा के बराबर इसका भी दिशा ले लेता हूं, इसका भी दिशा वही ले लेता हूं। तो ये वेक्टर ए है, तो ये भी आपका वेक्टर ए ही कहलाएगा। समान होगा ना जी, समान होगा, एकदम समान लंबाई के होते हैं। वेक्टर ए है तो ये भी आपका वेक्टर ए कहलाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज के नियम को भी आसानी से लागू कर सकते हैं और समांतर चतुर्भुज का भी नियम समझ गए कि अगर समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को दो सदिश निरूपित कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका योगफल जो होगा परिमाण में उस सदिश को निरूपित करेगा, उस विकर्ण को निरूपित करता है जो दोनों आसन्न भुजाओं में उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरता है। दोनों आसन्न भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से जो गुजरता है उसको वो उसी विकर्ण को ये निरूपित करते हैं, इनका योगफल। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मैंने एक और चीज आपको त्रिभुज के नियम में बताया था कि अगर मैं यहाँ लिखता हूं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और फिर प्लस में वेक्टर लिख देता हूं सी ए, देख लो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी ए, देख रहे हैं ना, यानी कि कोई कण किसी बिंदु से शुरू होकर पुनः उसी बिंदु पे आ जा रहा है, तो उसका परिमाण क्या होता है, जीरो होगा, जीरो वेक्टर के बराबर होगा। इसको सदिश के ही रूप में दर्शाना, ठीक है, जीरो वेक्टर के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं इसी में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं योग का बहुभुज नियम, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। चलिए मैं यहाँ पे एक बहुभुज यानी कि एक पंचभुज ले लेता हूँ। ये पांच भुजा से बना हुआ एक बहुभुज है, पंचभुज मैंने ले लिया। इसका नाम देता हूँ ए बी सी डी। अब अभी आपने जो त्रिभुज का नियम पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज का जो नियम पढ़ा था, है ना, उसी के आधार पर यहाँ सारा कंसेप्ट समझना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए बी वेक्टर और प्लस में बी सी वेक्टर। तो आप बताओ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखो ना, इस कण का विस्थापन ऐसी हो सकता है, यानी कि ए सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर सी डी, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? तो देख लो, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी, वेक्टर ए डी के बराबर हो जाएगा, है ना जी, वेक्टर ए डी के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम लोग देख सकते हैं ना, जो न्यूनतम दूरी होगी वह। अच्छा, मैं यहां लिखता हूं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, तो वो किसके बराबर होगा? वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ए बी बी सी सी डी डी, ये इस ए के बराबर हो जाएगा परिमाण, है ना, ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मैं लिखता हूं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर और प्लस में ई ए वेक्टर, ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति फिर वही घूम के वहीं आ गई, यानी कि ये जीरो वेक्टर के बराबर होगा। समझ गए? तो ऐसे हम लोग योग का बहुभुज नियम भी आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अब आगे। समझ गए? तो आपको यहाँ विस्थापन से इसको रिलेट करके समझना होगा। अगर आप विस्थापन अच्छे तरीके से जानते हो, 9th में भी पढ़े हो, क्लास 11 में भी पढ़े हो, तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
चलिए अब हम लोग सदिश के योग का जो कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज है, उनको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला है क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। तो जो सदिश होते हैं ना वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो सदिश है। मैं मान लेता हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, आपके पास दो वेक्टर है, दो सदिश है। तो हमें कैसा दिखाना है, हमें दिखाना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हमें क्या दिखाना होगा क्रम विनिमय नियम में कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यही हमें साबित करना है, ठीक है। तो साबित करना है या सिद्ध करना है, लिख देते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी जो होगा बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। मैं यहां पे मान लेता हूं माना ए बी बराबर में वेक्टर ए और बी सी बराबर में वेक्टर बी ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहां पे एक त्रिभुज बनाता हूं, ए बी वेक्टर, ठीक है, और दूसरा मैं यहां पे ले लेता हूं बी सी वेक्टर, ठीक है, ए बी वेक्टर और यहां पर फिर आपका बी सी वेक्टर। तो ये वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, समझ गए ना। चलिए तो हम लोग अगर बात करें त्रिभुज ए बी सी में, चलिए इसको त्रिभुज बना देता हूं मैं ए बी सी में। इस त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे तो यहां कह सकते हैं हम लोग कि आपका यह जो ए सी वेक्टर होगा ना, ए सी वेक्टर इसके बराबर में हो जाएगा ए बी वेक्टर और प्लस में बी सी वेक्टर, ठीक है, बी सी वेक्टर के योग के बराबर होगा ना। यानी कि यह जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के योग के बराबर आ जाएगा ना। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ए सी वेक्टर जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के योग के बराबर होगा, त्रिभुज के नियम से, है ना। त्रिभुज का या योग का त्रिभुज नियम, है ना, सदिशों के लिए योग का त्रिभुज नियम यही ना होता है जी, उसी के कारण मैंने ये लिखा है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज इस चित्र को पूरा करके बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक समांतर चतुर्भुज पूरा कर लेते हैं, इसका नाम यहाँ पे डी देते हैं, ठीक है। ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये वेक्टर बी तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि ये परिमाण में इसके बराबर होगा, ठीक है ना। चूंकि आपका ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो यहां से बीसी वेक्टर जो होगा ना बराबर होगा एडी वेक्टर के बराबर, क्योंकि इसका देख रहे हैं लंबाई जो होगी वही इसका, यानी परिमाण दोनों का समान हो जाएगा और दिशा भी मैंने समान ली, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूं वो तो डीसी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो वेक्टर आपका ये ए है तो वो भी वेक्टर ए ही हो जाएगा, ये वेक्टर ए है तो ये भी आपका वेक्टर ए ही हो जाएगा, समझ गए ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ एसी वेक्टर जो होगा इस त्रिभुज के लिए, किसमें, त्रिभुज ए डी सी में एसी वेक्टर जो होगा या किसके बराबर होगा, तो एडी वेक्टर और प्लस में डीसी वेक्टर के बराबर, यानी कि यहां से एसी वेक्टर जो होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर। तो आप इसे ऊपर ये त्रिभुज ये पहला समीकरण मान लेते हैं और दूसरे वाले त्रिभुज में ये दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं दोनों एसी वेक्टर को ही निरूपित कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। तो ये हमने साबित करके दिखा दिया। चलते हैं अगले नियम की तरफ, अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ। तो सदिशों का योग जो है ना साहचर्य नियम को भी फॉलो करता है, उसका भी पालन करता है। तो यहाँ मैं मान लेता हूं, मान वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी कोई तीन सदिश है, कोई तीन सदिश है, तो साबित करना है या सिद्ध करना है, साबित करना है
क्या साबित करना है? सहचर नियम में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर सी के बराबर होगा। इसे हमें साबित करना है। चलिए मैं यहां पर इसका प्रमाण दिखाता हूं आपको। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं कि एक कण ले लेता हूं जिसको मैं गति करा रहा हूं किसी चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, समझ लीजिए इसको। मैं यहाँ पे कोई कण लेके किसी चतुर्भुज के अंदर गति करा रहा हूं, किसी भी चतुर्भुज के अंदर मैं गति करा रहा हूं। चलिए आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ए बी सी डी मान लेता हूं, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अच्छा, मैं यहां पर मान लेता हूं कि ए बी वेक्टर जो है ना, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर वह आपका वेक्टर ए है, बीसी वेक्टर है ना जो आपका बीसी वेक्टर वो वेक्टर बी है, और आपका सी डी वेक्टर जो है ना वह सी डी वेक्टर वेक्टर सी है। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर ए रहा, यह आपका वेक्टर बी रहा और ये वेक्टर आपका सी हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एडी आपका विस्थापन जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर होगा। इतना तो आपको पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब देखिए, मैं यहां पर क्या कर देता हूं, AC मिला देता हूं और फिर मैं CD भी मिला, BD भी मिला देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं यहां पर अगर मैं B और C को जोड़ दूं, वेक्टर B प्लस वेक्टर C की बात करें, वेक्टर B प्लस वेक्टर C की बात करें, तो वो वेक्टर BD के बराबर हो जाएगा, वेक्टर BD के बराबर हो जाएगा, है ना, वेक्टर BD के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से मैं अगर वेक्टर A प्लस वेक्टर B की बात करूं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B की बात करूं, तो वेक्टर AC के बराबर होगा। ये कैसे होगा? योग का त्रिभुज नियम से, योग का त्रिभुज नियम जो था उसी के कारण हो रहा है, त्रिभुज नियम के द्वारा ये दोनों चीजें हो रही है। मैं AB और BC क्यों निकाला हूं, A प्लस B और वेक्टर B प्लस C मैंने क्यों निकाला, इसके कारण, ये जो दोनों इसमें रखने हैं ना, इसी के कारण निकालना है। फिर हम लोग LHS लेंगे। LHS में क्या है आपका वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं वेक्टर A को उसका नाम दे सकता हूँ AB लिख सकता हूँ ना जी, AB वेक्टर लिख सकता हूँ, और B प्लस C का योग आपका BD हो जाएगा, B प्लस C का योग क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, AD वेक्टर के बराबर हो जाएगा। समझ रहे ना, AD वेक्टर के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं RHS लेता हूं, RHS में है आपका वेक्टर A प्लस वेक्टर B और प्लस में वेक्टर C। तो अगर मैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B की बात करूंगा तो इन दोनों का योग वेक्टर AC के बराबर है, और मैं वेक्टर C की बात करूंगा तो वेक्टर C जो है CD के बराबर है। तो यहां से देखो वेक्टर AC और प्लस में वेक्टर CD, ये दोनों मिलके क्या होगा, इसके बराबर होगा त्रिभुज के नियम से, यानी AD के बराबर है। तो दोनों कंडीशन में AD वेक्टर ही है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B और प्लस में वेक्टर C के बराबर होगा। तो यह भी हमने साबित करके दिखा दिया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सदिश के लिए। अगला प्रॉपर्टी है योग तत्समक। योग तत्समक, सदिश के लिए योग तत्समक क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर A लेता हूँ, मैं वेक्टर A में जीरो वेक्टर जोड़ता हूँ, या मैं जीरो वेक्टर में एक वेक्टर A जोड़ता हूँ, तो क्या आएगा, पुनः आपका A वेक्टर आएगा। तो हम लोग पहले से ही पढ़े हुए बाइनरी ऑपरेशन में भी आपको बताया था कि तत्समक अवयव वो अवयव होते हैं जिनके साथ किसी अवयव की संक्रिया करने पर पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम लोग तत्समक अवयव कहते हैं। तो यहाँ योग का तत्समक अवयव होगा आपका जीरो वेक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी सदिश कोई भी सदिश हो सकता है, किसी सदिश वेक्टर A के लिए योग का या योग का तत्समक लिख सकते हैं, या योग तत्समक भी लिख सकते हैं। योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक सदिश कह सकते हैं, सदिश जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, क्योंकि उसी के साथ उसकी संक्रिया करने पर यानी जोड़ने पर पुनः वही आपका वेक्टर आ जाएगा।
हम लोग पढ़े हुए हैं ना, बाइनरी ऑपरेशन में भी मैंने आपको बता रखा है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स की। मैं यहाँ पे ए वेक्टर का ऋणात्मक सदिश यानी कि माइनस वेक्टर ए लेता हूँ या माइनस वेक्टर ए के साथ ऐड करके देखता हूँ वेक्टर ए को, तो आपका जीरो वेक्टर आएगा। तो यह आपका माइनस ए वेक्टर जो होगा योज्य प्रतिलोम कहलाएगा ए का, यानी वेक्टर ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम आपका क्या हो जाएगा? आपका वेक्टर माइनस का वेक्टर ए हो जाएगा, और माइनस ए का योज्य प्रतिलोम वेक्टर ए हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है योज्य प्रतिलोम के बारे में, मैंने बाइनरी ऑपरेशन में बताया था कि वह एलिमेंट जिसके साथ उसका ऑपरेशन करने पे आपका योग का तत्समक प्राप्त हो जाए, तो योग का तत्समक जीरो वेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस ए जो होगा, माइनस ए वेक्टर जो होगा वेक्टर ए का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी और इन्हीं के आधार पे हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी है जिसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे जाकर गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, वहां पर जाकर आप इससे संबंधित सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।